Assalamualaikum. Good morning. Assalamualaikum, good morning and a very warm welcome in Rise and Shine on 365. भाई ज़ुहैब, आज मैं बोल दूंगी आप बहुत अच्छे लगे। अरे थैंक यू वेरी मच। भाई एवरी डे यू नो ज़ुहैब के पास इतनी ज़्यादा कलेक्शन है कि वो मेरे लिए मैच करना ज़रा और मेरे लिए भी जरा मुश्किल हो जाता है। हाँ। हम कुछ आपस में भी हमारा चल रहा है। हाँ कहीं ना कहीं कंपटीशन क्या है? कंपटीशन प्लीज लेट्स क्लियर दिस, इट्स जस्ट कंपटीशन वी आर टॉकिंग अबाउट। क्योंकि बड़ी फेक न्यूज और रूमर्स वगैरह कहाँ से कहाँ पहुंच जाती हैं। 2 सेकंड नहीं लगते। 2 सेकंड नहीं लगते। आज आप तो ये क्लियर करना बहुत जरूरी था। अच्छा वैसे आज आते हैं मैंने देखा कि हमें इस पर थोड़ी सी हम बात करेंगे। सुबह के औकात में 8 बजे जब स्कूल जा रहे होते हैं बच्चे, ऑफिस जा रहे होते हैं लोग, टैंकर्स क्या कर रहे होते हैं वहाँ पे रोडों पे? हाँ, बहुत बड़े बड़े और बहुत तादाद में क्यों? क्योंकि देखिए टाइमिंग अगर और इसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि भाई टाइमिंग क्या है टैंकर्स की रात 11 के बाद से, और वो लेट नाइट क्योंकि ट्रैफिक नहीं होती तो वहां पर वो मूवमेंट उनकी हो सकती है, रात को होती है। लेकिन ये सुबह 8 बजे 9 बजे टैंकर्स, और आप पीछे उनके गाड़ी लगी हुई है। अब स्कूल में बच्चा लेट हो रहा है, ऑफिस के लिए जाना, स्कूल टाइमिंग्स कितने डिस्टरप्ट होते हैं, ये जरा इस पर ये हमें देखना चाहिए बिल्कुल, और इस पर हम बात भी करेंगे। तो ये मैंने आज देखी चीज और बड़ा मैं उससे तंग भी हुआ, लेट पहुंचा, आपने देखा ऑफिस? बिल्कुल हर वक्त टैंकर होते हैं। अच्छा ओके, आज की अच्छी बात पे चलते हैं ज़ुहैब। आज की अच्छी बात यकीनन लोगों के दिलों तक जाएगी क्योंकि ये हर किसी के साथ होता है। आपको पता है खालिस लोगों की खूबी यानी ख़ानदानी लोगों की खूबी क्या होती है? वो ये होती है कि कहीं आपको महीनों बाद, सालों बाद, दिनों बाद देखेंगे तो आपको सलाम ज़रूर करेंगे, या अगर आप उनकी तरफ जा रहे होंगे तो वो आपको देख के एक्नॉलेज करेंगे। लेकिन और सलाम में पहल करना तो मोमिन की निशानी भी है, नहीं तो हमारा मजहब भी बोलता है। लेकिन जो हल्के लोग होते हैं वो आपको चाहे अगले दिन ही देख रहे हो, यू नो अगले दिन ही मिल रहे हो, लेकिन वो आपको इग्नोर कर देंगे। बिल्कुल। और आपने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने देख लिया है आपको, आप आ रहे हैं, एंटर हुए आप, उन्होंने आपको देख लिया और आपने देखा कि उन्होंने देख लिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया, मोबाइल लिया और उसके बाद थोड़ा सा यानी टर्न कर गया। तो वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं आपसे कि यानी आप उनको पहले मुखातिब करें? बिल्कुल ऐसे कि सर हाँ अस्सलाम वालेकुम, बीमारी है ये बीमारी है, ये डिजीज है, बिल्कुल इसको कहते हैं ईगो। हाँ ईगो ईगो नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप अच्छा कुछ कमी भी है, ये ईगो तो है ही, मुझे लगता है कि अंदर कुछ कॉम्प्लेक्स है, ऑब्वियसली है ना, ऑब्वियसली। और सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स जो है वो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से आता है। बिल्कुल। तो अगर आप लोगों से मिलें दिनों बाद, महीनों बाद, अरसे बाद, तो ज़रूर उनको बढ़ के सलाम करें या उनसे मुखातिब हो, क्योंकि आपकी अपब्रिंगिंग उसमें नज़र आती है। और ख़ास ख्याल ये रखें कि जो ऑफिस के माहौल में आपसे जो नीचे डेजिग्नेशन पे काम कर रहे थे, हर किसी की अपनी जॉब है और बड़ी इंपॉर्टेंट है वो, लेकिन आपसे जो नीचे काम कर रहे हैं लोग, उनको अगर हंस के आप सलाम कर लेंगे तो कितनी अच्छी बात होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है ये। तो आज का वर्ड क्या है? आज का वर्ड है जनाब उक्दा। उक्दा यानी अच्छा, उक्दा के मतलब ये है कि भाई कोई पेचीदा जैसे मसला होता है, कॉम्प्लेक्स हो जाती है कोई सूरत हाल, या फिर मुश्किल काम इसको कह सकते हैं आप, कोई गिरह कह सकते हैं, कोई गुत्थी सुलझाने की जो हम बात करते हैं गुत्थी, तो वो उसे कहते हैं उक्दा। तो आजकल बहुत उक्दा नजर आ रहा है, बड़ी गुत्थियां हैं जो सुलझने वाली हैं आजकल, और बड़ी सुलझती भी जा रही हैं। तो ये हमारा हो गया वर्ड हो गया। और अब हम टॉप स्टोरीज की तरफ बढ़ते हैं जी। तो पहली हमारी टॉप स्टोरी है कि मौलाना ने नून लीग का आईनी तरमीम का मुसव्वदा फिर मुस्तरद कर दिया है। कल मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की, मीडिया से गुफ्तगू की। कल एक बड़ी बैठक थी मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI की, और उस बैठक के बाद जो मीडिया से गुफ्तगू की उसमें बताया गया कि कल तक यानी ये जो गुज़श्ता रोज़ है, इस तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का इत्तेहाद हो गया था, अग्रीमेंट हो गया था। टोटल आईनी तरमीम पर नहीं, लेकिन आईनी तरमीम की जो शिकें जुडिशल रिफॉर्म से मुताल्लिक हैं, इस पर इत्तफाक हो गया था। अब वो जुडिशल रिफॉर्म्स आईनी बेंच के क़याम पर इत्तफाक हुआ है या फिर आईनी अदालत बनेगी, ये अभी कोई बात सामने नहीं आई, लेकिन यहाँ तक स्टेटमेंट दे दी गई दोनों की तरफ से कि भाई जुडिशल रिफॉर्म्स की हद तक हमारे दरमियान इत्तफाक हो गया है। आगे जो आईनी मामलात हैं या इस तरमीम में जो आगे शिक़ें हैं उन पर इत्तफाक होना बाकी है। तो अब कल की रिपोर्ट यह है कि कल जो मीडिया टॉक की तो 3 जमातों का उस जुडिशल रिफॉर्म्स पर इत्तफाक हो गया और दीगर शिकों पर बातचीत करना बाकी है। मौलाना फजल रहमान ने यह भी बताया कि आज वो PTI से भी वफ्द की उनकी मुलाकात होगी और PTI को भी वो कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। तो जो मिठाइयाँ बटी थी वो वापस कर दी जाए?
basically। हाँ नहीं, थोड़ी सी खा ली जाए, थोड़ी सी रख ली जाए, सही है। ऐसा है। ठीक अच्छा, ये मिठाइयों का मामला पता है आपको? ये बड़ी पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में पहले कुछ मिठाइयाँ तकसीम कर दी जाती हैं। अच्छा। हाँ जी, ये होता है, एक दूसरे पे सियासी जमातें, कुछ फैसले ऐसे आते हैं कि जिसमें फैसला पढ़े बगैर, उसको समझे बगैर मिठाइयाँ तकसीम की गई और फिर उनको रिजेक्ट करना पड़ा कि भाई हमने क्यों मिठाई खरीद ली, पैसे भी खर्च हुए, अच्छा। खुशी भी हुई। उसकी भी तो explanation इसीलिए है। ये मिठाइयों का मामला बड़ा मजे का है। अच्छा, ये एक पहली टॉप स्टोरी हमारी हो गई। दूसरी टॉप स्टोरी है कि आईनी तरमीम के खिलाफ हुकूमत को टफ टाइम देने का प्लान बनाया जा रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से जुमे को मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सियासी कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। आईनी तरमीम के हुकूमती मनसूबे के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत का फैसला किया गया है। दोनों ऐवानों में तरमीम का रास्ता रोकने की हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। तो पीटीआई का ये मौक़िफ़ अभी सामने आ रहा है। बिल्कुल। और जितने अरसे से ये हम देख रहे हैं, कभी कोल्ड एंड हॉट होता है, तो आई वंडर ज़ुहैब कि ये कब तक ख़त्म होगा। बिकॉज अभी जो SCO हुआ, उस पर भी आईनी तरमीम का जो भी मामला चल रहा था इतने ज़ोरों शोर से, वो हॉल्ट पे आ गया। अब ये तो आज देखें क्या मुलाकात होती है पीटीआई की और मौलाना की। अगर कोई इत्तेफाक हो जाता है बिल्कुल, तो फिर शायद ये एहतजाज बोलते हैं। अच्छा, तीसरी टॉप स्टोरी हमारी है कि बानी पीटीआई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के उम्मीदवारों की लिस्ट से बाहर हो चुके हैं जनाब। इस दौर से बाहर हो गए हैं। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी गई है और शॉर्ट लिस्ट होने वाले बानी पीटीआई चांसलर के इंतखाब के लिए जगह ना बना सके, जो कुछ वो नाम शॉर्ट लिस्ट किए थे, तो अब ये फाइनल लिस्ट में बानी पीटीआई जगह नहीं बना सके हैं। और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाब के लिए वोटिंग नवंबर को होगी और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के नौमुंतखब चांसलर के नाम का ऐलान फिर उसके बाद किया जाएगा। और एक फर्म भी, ये खबर आ रही थी और जुल्फी बुखारी ने बात की थी मीडिया से, उन्होंने कहा था कि हमने फर्म भी हायर किया, इसमें कोई मुज़ायका नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है और हम कोशिश करेंगे। लेकिन अब ये एक हतमी तौर पर खबर आ गई कि उस लिस्ट से अब बाहर है, उस दौर से बानी पीटीआई। राइट। अभी उनके क्योंकि पास हुकूमत और भी बहुत सारी चीजें मसले हैं, तो दिस इज और हुकूमत ने भी ये कहा था ना कि भाई इनको तो सजा हुई भी है, ये जेल में है, करप्शन के चार्जेस और दीगर चार्जेस हैं, तो उनका भी ये कहना था पाकिस्तानी हुकूमत का कि ये मौजू उम्मीदवार नहीं है। और वो जो एक मजमून भी छपा था तो उसको भी बड़ा हाईलाइट किया था, हुकूमत की तरफ से किया गया था। तो ये हमारी टॉप स्टोरी हो गई तीसरी। और चौथी हमारी है कि भाई शंघाई ताउन तंजीम के 23वें इजलास के एलामिये पर दस्तखत कर दिए गए। रुकन ममालिक ने नए इक़्तिसादी डायलॉग पर इत्तफाक किया। तंजीम के बजट से मुताल्लिक़ 23 सरबराहान हुकूमत के उमूर की मंजूरी भी दी गई है। इंसदाद दहशतगर्दी की इलाकाई एग्जीक्यूटिव कमेटी से मुताल्लिक़ दस्तावेज़ पर भी दस्तखत किए गए हैं। तो अब ये अगला जो सरबराही इजलास है वो रूस के सुपुर्द किया गया है। तो ये मुश्तरका एलामिया भी जारी हो गया है कि भाई अब वर्किंग कमेटी बनेगी और इक़्तिसादी डायलॉग बिल्कुल होगा। वही बात हम कल भी कर रहे थे कि जो डेडलॉक्स हैं वो ख़त्म करने की बहुत ज़रूरत है। और जितनी भी कंट्रीज़ आई हैं वो जब तक डायलॉग नहीं करेंगी, स्पेशली चाइना, इंडिया, रूस, तो इकोनॉमिकली हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। राब्ते बढ़ेंगे तो होल आइडिया इज़ कि हम एक दूसरे की मदद कर सकें। तो आगे बढ़ते हैं, आपके पास क्या टॉप स्टोरीज है जनाब? जी, हम थोड़ी टाइक्वांडो की तरफ चलते हैं जी। एशिया ओपन कैरोगी टाइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान के एहतशामुल हक ने सिल्वर मेडल विन कर लिया। इंडोनेशिया में जारी 6th एशिया ओपन कैरोगी टाइक्वांडो चैंपियनशिप में 87 किलोग्राम कैटेगरी के फाइनल में मलेशिया के जुबैर MS ने पाकिस्तान के एहतशामुल हक को हराकर गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया, जबकि पाकिस्तान के एहतशामुल हक फाइनल के रनर अप की तौर पर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। तो आप देख सकते हैं जी, पाकिस्तान की जितने भी ये एथलीट्स हैं और स्पोर्ट्समैन हैं और स्पोर्ट्स वेमेन हैं, वो अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस कर रही हैं। और हम हुकूमत से भी हमेशा यही गुजारिश करते हैं कि प्लीज़ इनको सपोर्ट किया जाए। अब जो मैं आपको खबर दे रही हूँ ना ज़ुहैब, वो आपने मिस कर दी है। ये बताइए, सुन रहे हैं, हम सुन रहे हैं। अच्छा जी, मर्दों से के वर्ल्ड ब्यूटी कॉन्टेस्ट में पहली बार 25 साला अहमद मोमिन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें जी, आप अहमद की तस्वीर भी देख सकते हैं। 16th एडिशन ऑफ मिस्टर इंटरनेशनल पेजेंट कंपटीशन में डिफरेंट कंट्रीज़ के कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें इंग्लैंड, लेबनान, इंडोनेशिया, नाइजीरिया शामिल हैं। कॉन्टेस्ट जो है ये दिसंबर में बैंकॉक में होगा। पाकिस्तान फर्स्ट टाइम कंटेस्ट कर रहा है और इस पूरे कंपटीशन में हिस्सा ले रहा है। तो ज़ुहैब, आपको मिस कर दिया उन्होंने।
क्या कुछ करना पड़ता होगा इसके लिए? मुझे तो नहीं पता कि क्या क्या आपको ये प्रीरिक्विजिट्स जो है वो। नहीं, बस जो आप करते हैं, जब जिम जाते हैं, वॉक करते हैं, अपनी स्किन का ख्याल रखते हैं। तभी जाना पड़ता है। नेक्स्ट ईयर प्लीज ये सैलून कमेटी तो नहीं से जाना पड़ता ना? नहीं, हम कमेटी से कहेंगे ज़ुहैब को भी प्लीज जरा ऑडिशन के लिए बुलाइए। अच्छा, जी, अब इम्पोर्टेंट बात पता है क्या है? जी क्या है? इम्पोर्टेंट बात यह है कि कुछ मैजिक नंबर्स हैं जो कि हुकूमत को चाहिए और इत्तेहादियों को चाहिए। बिल्कुल। 224 अरकान चाहिए 2/3 मेजॉरिटी के लिए अगर इस आईनी तरमीम को पास करना है पार्लियामेंट के अंदर, बिल्कुल। और सेनेट के अंदर 63 अराकीन चाहिए, 2/3 मेजॉरिटी वहां भी चाहिए अगर आपको आईनी तरमीम को पास करवाना है। तो आज इजलास होने जा रहे हैं, नेशनल असेंबली का इजलास है, सेनेट का इजलास है, बहुत उससे अहम पहले इजलास। कमेटीज के इजलास हैं, उससे मुलाकातें भी हैं इससे पहले। बिल्कुल। तो क्यों ना बात की जाए? बिल्कुल जी। शिराज से शिराज शिराजी इस्लामाबाद हमारे में। साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शिराज, कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। अच्छा शिराज, ये बताइएगा इस वक्त क्या माहौल चल रहा है इस्लामाबाद में आईनी तरमीम को लेके? SCO भी हो रहा है और उस पर भी हम देख रहे हैं हो चुका है और उसकी भी कंक्लूजन निकली है। तो बताइए इस्लामाबाद के क्या हालात और नज़रियात चल रहे हैं? वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सरवत और सुबह खैर ज़ुहैब। इस वक्त जो इस्लामाबाद का मौसम है काफ़ी सर्द है, सर्दी फील हो रही है, लेकिन जो सियासी माहौल है वो इंतहाई गर्म है। आज 3 अहम इजलास है। 11 बजे खसूसी कमेटी का इजलास है, 3 बजे सनत का इजलास है, 4 बजे कौमी असम्बली का इजलास है। और जो एजेंडा जारी किया गया है कौमी असम्बली सेक्रेटरीट और सनत की जानिब से, उसमें तो आईनी तरमीम का जो आईनी तरमीम है उसका जिक्र नहीं है, लेकिन बताया जा रहा है कि आज मुमकिन तौर पर आईनी तरमीम जो है वो लाई जा सकती है। तो इस हवाले से नंबर गेम की अगर थोड़ी सी बात करी जाए तो हुकूमती इत्तेहाद को 224 का नंबर चाहिए, लेकिन इस वक्त जो हुकूमती इत्तेहाद के पास तादाद है वो 215 की है। अगर जो 8 जमात उलमा इस्लाम के मेंबरान है, अगर वो हुकूमती जो हुकूमत का हिस्सा बन जाते हैं, हुकूमत का साथ दे देते हैं, तो फिर तादाद जो है वो 223 तक जा पहुंच सकती है। इस वक्त कौमी असम्बली में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास 111, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 70 निशस्तों के साथ मौजूद है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के पास 22 निशस्तें हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद हिमायत याफ्ता उम्मीदवार है उनकी तादाद 8 है। मुस्लिम लीग काफ और IPP इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास 4 अच्छा, सेनेट का बताइए, मौजूद है। सेनेट का इजलास बताइए, सेनेट में बताइए 2/3 चाहिए, वहां पर क्या सूरत हाल है जी? देखिए 4 बजे जो है कौमी असम्बली का इजलास है, जबकि 3 बजे सनत का इजलास जो है वो तलब किया गया है। और ये बताया जा रहा है कि जो मुजव्वज़ा आईनी तरमीम लाई जाएगी वो सबसे पहले सेनेट में पेश होगी, वहां से पास होकर कौमी असम्बली में जो है उसको तो सेनेट के एजेंडे में शामिल है, सेनेट के एजेंडे में, सेनेट के इजलास का एजेंडा जो है उसमें शामिल है ये आईनी तरमीम? देखिए सेनेट का जो 14 नुकाती एजेंडा आज जारी हुआ है उसमें भी आईनी तरमीम जो है उसका कोई जिक्र नहीं है, एजेंडे में ही शामिल नहीं है। ना कौमी असम्बली के एजेंडे में शामिल है और ना ही सेनेट के एजेंडे में शामिल है। 10 नुकाती एजेंडा कौमी असम्बली का है, 14 नुकाती एजेंडा सेनेट का है, उसमें आईनी तरमीम जो है वो शामिल नहीं है। लेकिन कल जिस तरह मौलाना फजल रहमान ने सरप्राइज होने जा रहा है। और मुलाकातें भी बताइए, मौलाना की मुलाकात PTI से कुछ तय है क्या? बात से टॉक अप डाउन क्या है? देखिए बिल्कुल वो किसी शायर ने कहा था कि मुसलसल हो मुलाकातें तो दिलचस्पी नहीं रहती, ये बेतरतीब याराने बहुत रंगीन होते हैं। तो वही सूरत हाल है कि आज मौलाना फजल रहमान की मुलाकात भी तय है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं से अहम मुलाकात होगी। और जो कल मुलाकात हुई है 4 बड़ों के साथ, तो भाई शिराज आज बड़ा हेक्टिक डे होने वाला है। आप अपने यानी सारे नाश्ता वाश्ता करके आए हैं, काफी लंबी ड्यूटी होने वाली है। बहुत शुक्रिया, आपने राइजन शाहिद में सारी तो ये सूरत हाल ये है। शिराज बता रहे हैं कि 215 से अगर मौलाना भी मिला लिए जाएं तो 223 हो जाते हैं, तब भी एक रुकन चाहिए हुकूमत को, और सेनेट में 63 चाहिए ही, सेनेट में पहले पेश की जाएगी। और एक और इंटरेस्टिंग सूरत हाल जिस पर हम बात करेंगे वो ये कि भाई एजेंडा दोनों का जारी हुआ है और दोनों में नहीं है, तो सरप्राइज होगा, ये एकदम से पेश की जाएगी। तो अच्छा जी, हमारे पास गेस्ट इसी बात पे ज्वाइन कर रहे हैं शिजरा मनसब अली, PMLN की MNA हैं और मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह JUI फे के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू सो मच आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। मुफ्ती साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आईनी तरमीम पर JUI और PPP की किन बातों पर इत्तेफाक हुआ है? वालेकुम अस्सलाम। इस वक्त जो सूरत हाल है ये है कि
हम एक मुश्तरका आईनी तरमीम है। अभी तो मुलाकातें मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी से फाइनल हो गई है। हम इस मुसव्वदे पर पीटीआई को भी राजी रखना चाहते हैं। अब जब पीटीआई भी राजी होगी और हम भी साथ होंगे और पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून और उनके इत्तेहादी में होंगे, तो फिर ये किसी एक जमात का एजेंडा और तरमीम नहीं होगी, ये पूरे कौम की तरमीम होगी। तो उन ज़रूरतों को सामने रखकर हम इस तरफ जा रहे हैं। फिलहाल तो वो उसी एराज में है, लेकिन जब इजलास होगा तो उसके अंदर फाइनल हो जाएगा। जी अच्छा शिजरा, आप ये बताइएगा, JUI ने आपके मुसव्वदे को तो मुस्तरद कर दिया और बार बार मौलाना ने कल भी ये बात की कि आपने जो पहले पेश किया था मुसव्वदा, वो अगर आएगा तो हम तो बिल्कुल उससे इख्तिलाफ करते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपका जो इत्तेफाक हुआ है कल जुडिशल रिफॉर्म्स पर हुआ है, तो क्या आईनी बेंच का क़याम अमल में लाया जाएगा या फिर आईनी अदालत बनेगी? कौन सा मुश्तरका ग्राउंड है वो? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अभी 3 जमातों का और बाकी जो इत्तेहादी जमातें हैं उन्होंने भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश किया और अपना इनपुट दिया, और उन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए मौलाना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने लीड किया, बहुत ज़ीरक सियासतदान है। तो अभी इन चीज़ों पे इत्तेफाक हुआ, लेकिन अभी कमेटी का इजलास भी होने और मौलाना ने PTI वालों से भी मिलना, हम भी यही चाहते हैं, जैसे मुफ्ती साहब ने कहा कि हमारा भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि जितने ज़्यादा लोग इस आईनी तरमीम में आएंगे, क्योंकि आईनी तरमीम में बहुत अहम होती है, जितना ब्रॉड कंसेंसस होगा उतना ही बेहतर होगा। तो अभी एक मिडिल पॉइंट पे इत्तेफाक हो चुका है, और जो उसका ही तो हम पूछ रहे हैं। देखिए, जहां तक इत्तेफाक हो गया है हम भी उसी का पूछ रहे हैं, जो पोशीदा है उसकी बात नहीं हो रही। जुडिशियल रिफॉर्म्स पर इत्तेफाक तो हो गया है ना, तो किस बात पे इत्तेफाक हुआ है? देखिए, अभी इस चीज को क्योंकि PTI से भी राब्ता करना है, इसलिए अभी हम इस चीज को पूरी तरीके से ये कहना कि अभी इसमें कोई दोबारा से मसला हो जाए या PTI वाले ना माने या कुछ ऐसा। मुफ्ती साहब आप बता सकते हैं, मुफ्ती साहब आप बता सकते हैं कि जुडिशियल रिफॉर्म्स क्या, यानी जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब क्या? बेंच बनेगा या अदालत बनेगी? तो दोनों रिफॉर्म का हिस्सा है ना, आप क्यों परेशान? नहीं मतलब दोनों तो रिफॉर्म्स का तो तीनों चारों भी हो सकती है रिफॉर्म्स का हिस्सा तो आपके मुताबिक, लेकिन देखें क्योंकि आईनी अदालत पर अलो जी आपके ज़हन में बात है ना, उसको जरा मैं दुरुस्त करना चाहता हूँ। आप समझते हैं कि आईनी अदालत होगी तो रिफॉर्म होगा, और आईनी बेंच जो है वो तो मैं नहीं चाह रहा, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी चाह रहे हैं, ये चेयरमैन पीपल्स पार्टी चाह रहे हैं, और आप ये चाह रहे हैं कि आईनी अदालत ना हो। सामने आपको मुतमईन करना बहुत मुश्किल है ना, तो हम एक इत्तेफाक की राय की तरफ बढ़ रहे हैं, आप क्यों जल्दी कर रहे हो? नहीं, आप जिस पे इत्तेफाक हो गया वो पूछ रहे हैं ना। हम तो हम एज एन अवाम पता करना चाह रहे हैं कि हमें किस चीज़ को डायरेक्शन में देखना चाहिए, आईनी बेंच बन रही है या आईनी कोर्ट्स बन रहे हैं, क्योंकि इस बात पे बहुत अरसे से बात हो रही है, तो इसलिए हम पूछना चाह रहे हैं अपने लिए, अवाम के लिए। देखिए, एक मरहला रहता है PTI का, जब तक PTI का इत्तेफाक नहीं होता तो ये अमानत होगी ये बात, जब इत्तेफाक हो जाएगा तो हम बताएंगे। अच्छा अब आप हमारे जो बता तो कुछ भी नहीं रहे ना आप, देखें मुफ्ती साहब कुछ बता तो रहे नहीं, मीडिया वाले हो जी हेलो, मीडिया वाले आजाद होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा जल्दी होती है और जल्दी बातों का नुकसानदेह होती है। हमने राजी कर दिया है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग को, हम इस पे अब राजी कर रहे हैं PTI को, तो आप इसके लिए मौका दे देना, आपको जल्दी कर। सर क्या डायरेक्शन देखते हैं आप PTI की इस चीज़ को लेके? शिजरा अगर आप इस पे बता सकें कि जो JUI का मौक़िफ़ है, डू यू थिंक दैट PTI विल अग्री विद दोज पॉइंट्स? अभी तक PTI की जितने भी रहनुमा ये बात कर चुके हैं, वही कह चुके हैं कि मौलाना साहब जो भी बात करेंगे, जो भी मुसव्वदा फाइनल करेंगे, वो उसका बिल्कुल साथ देंगे। आपने देखा कि डिफरेंट लोगों ने ये बात अभी तक की, तो मुझे उम्मीद है कि मौलाना साहब जिस चीज़ पे सबको मुत्तफिक कर चुके हैं, सब जिस बाकी जमातें आ चुकी हैं, मुझे उम्मीद है कि PTI भी उस चीज़ को ज़रूर फॉलो करेगी, क्योंकि ये एक जाहिर है तमाम जमातों ने मिलकर जिस वक्त बात की तो एक मिडिल ग्राउंड निकाला, जिसमें कि वो चीज़ें जो कि कुछ जमातें अक्सर तौर पर मुस्तरद करती हैं, वो उनको भी मद्दे नजर रखा जाए, और दूसरी जो चीजें कुछ जमातें चाहती हैं। अच्छा शिजरा, आप ये बताएं कि आप आज ले आएंगी ये 26वीं आईनी तरमीम आज पेश कर दी जाएगी?
या फिर नहीं, क्योंकि एजेंडे में तो अभी शामिल नहीं है, final- सेनेट में भी नहीं है, पार्लियामेंट में भी नहीं है। हाँ, अभी ये फाइनल नहीं हुआ, इसलिए कि पहले तो पीटीआई से बात होगी, उसके बाद ये कैबिनेट जाएगा, कैबिनेट में जिस वक्त इसको कैबिनेट से मंजूरी होगी उसके बाद ये सेनेट में जाएगा और उसके बाद, तो ये प्रोसेस है। हम ये इसमें कोई जल्दी इस तरीके से नहीं करना चाहते कि जी आज ही जरूर इसको पेश कर दिया जाए। अब हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा ब्रॉडर कंसेंसस के साथ इसको लाया जाए। तो जो इजलास हमने बुलाए हैं वो इन एनी केस इस वक्त टाइम हो चुका है। आपको पता है एक पूरा एजेंडा होता है जिसमें इतने दिन का इजलास पूरा करना होता है। तो आपको जल्दी नहीं, आप ये करें। कि आज लेकिन मेल मुलाकातों से तो लग रहा है कि ज़रा 25 से पहले आप इसको लेकर ही आए। मुफ्ती साहब ये कहिएगा कि अब स्पेसिफिक यानी ऐसे बात कर लेते हैं ताकि आपके लिए भी आसान हो, मेरे लिए भी सवाल। एक तो मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस का ट्रायल, इस मामले पर बड़ी बहस हुई है, आईनी तरमीम का हिस्सा था, नून लीग का ड्राफ्ट में हिस्सा था ये। फिर दूसरी चीज़ ये है कि जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनका ट्रांसफ़र और सारी चीज़ें, ये इख्तियार हुकूमत का था, जिस पर भी मौलाना फजल रहमान नहीं माने। थोड़ी सी बात कर सकते हैं इस पर आप? देखें, जो चीज आइन की मुखालिफ है और इंसानी बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करती है वो हम कैसे मान सकते हैं? हम जमहूरी लोग हैं, हमारा चेहरा जमहूरी है और हमारा तर्ज अमल भी जमहूरी है। अब अगर कोई आदमी आईनी अदालत के नाम से या कुछ 26 तरमीम के नाम से हमारे बुनियादी हुकूक को मुअत्तल करता है तो इजाज़त को नहीं देंगे। ये मसला ज़रा नाजुक है। तो शायर कहता है ना कि इसमें फिसलने का खतरा होता है। कहता है लम्हों ने खता की है, सदियों ने सजा पाई। तो इस नाजुक मसले के अंदर आप आज़ाद के भी ताउन चाहिए होगा, आपके बगैर तो हम इसको फर्क नहीं कर सकते। और वो ये है कि फिलहाल कोई ऐसी बात न खुली दी जाए जिससे इत्तेफाक राय मखदूश हो या उसके अंदर कोई रिकॉर्ड पैदा हो। बिल्कुल ठीक है सर। इसी बात पे एक मुझे भी शेर याद आया है, इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। किसका तो कच्चा मकान है, ये किसका पक्का है? मतलब अभी फिलहाल जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सैटायर चल रहा है पाकिस्तान का, इट्स वेरी वो। अच्छा शिजरा जी, आपसे पूछना था कि अपार्ट फ्रॉम दिस टॉपिक। शेर अर्ज करना चाहता हूँ। जी सर फरमाइए फरमाइए, आपको कौन रोक तो सकता है? आपका जो शेर है उस पर हमारी एक तस्वीर में अर्ज करना चाहता हूँ। जी सर। तो आपने कहा ना कि इन बारिशों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, कच्चा तेरा मकान है कुछ तो ख्याल कर। जी तो हमारी तस्वीर ये है कि इन लड़कियों से दोस्ती अच्छी नहीं फराज, बच्चा तेरा जवान है कुछ तो ख्याल कर। ये तो खैर बिल्कुल ही अलग अलग टॉपिक, आप सर, बहस हाँ। अलग चले गए। लेकिन देखें, वो जो बारिशें जिनको कह रही हैं वो पूरी तरह कह भी नहीं सकती ना कौन है। बारिशें जो मुसलसल हो रही हैं इस मुल्क पे 75 सर, साल से, मुल्क पे और आवाम उन बारिशों के की लिए वजह बारिश से हो कोई रही है। पनप नहीं पा रहा है, जमहूरियत पनप नहीं पा रही है। उस बारिश की बात कर रही थी सरवत। अच्छा, बिल्कुल। आप ही बताइएगा शिजरा कि आपकी तरमीम जो आप लेकर आई थी ड्राफ्ट, वो तो यकसर इसका मतलब है मुस्तरद हो गया, यानी उसमें जो जो चीज़ें थी वो तो यकसर मुस्तरद कर दी गई, मौलाना ने भी कर दी हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी मौलाना के साथ एक पेज पर आ गई है। तो आप तो यू टर्न लेना पड़ेगा आपको कंप्लीट। मैं समझती हूँ यकसर मुस्तरद नहीं हुई, लेकिन हमने शुरू से ये कहा था कि हम इस चीज़ के लिए ओपन है कि इस चीज़ के ऊपर बातचीत की जाए। अगर कोई चीज़ों में बेहतरी लाई जा सकती है, क्योंकि हमारा मकसद आवाम की बेहतरी थी, तो हम उसके लिए तैयार हैं। क्योंकि तमाम सियासी जमातें जो मैच्योर होती हैं वो हमेशा बातचीत की टेबल पे बैठ के और डिस्कशन करके ही एक चीज को बेहतर किया जा सकता है। हम शुरू से उसके लिए तैयार थे। तो मैं समझती हूँ कि कुछ चीजों में जरूर चेंज आया होगा, कुछ चीजों की बेहतरी अगर हमने भी महसूस किया, पीपल्स पार्टी ने भी, दीगर जमातों ने, कि ये बेहतरी है, आवाम के लिए बेहतरी है, तो हमने उनको एक्सेप्ट किया। कुछ चीजें जो हमारी होंगी वो दूसरी पार्टीज ने एक्सेप्ट की। बिल्कुल ठीक है शिजरा जी। अपार्ट फ्रॉम दिस सब्जेक्ट, हमने अजरा बुखारी की उज़मा बुखारी की एक वीडियो देखी जिसमें वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जितने भी रिपोर्टर्स हैं उनको कह रही हैं वो जो कॉलेज की सारी जो चीज़ थी उसके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि कोई गलत सवाल ना करे वरना मैं नौकरी भी निकलवा सकती हूँ। तो इस तरह की चीज़ें मीडिया के पर्सनल को बोलना, आपका क्या उनको होल्ड करना अगेंस्ट देयर ओन राइट ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, उस पर क्या कहेंगे आप?
देखिए उनकी अज़मा बुखारी साहिबा की पूरी अगर आप वीडियो देखें तो वो इन अ लाइटर मोड एक फ्रेंडली तरीके से बात कर रही हैं, लेकिन उसका आखिरी हिस्सा सिर्फ जब देखें तो वो लगता है जैसे कि वो डिफरेंट, बिल्कुल उसका कॉन्टेक्स्ट हो जाता है। तो मैं समझती हूँ अगर उसका पूरा उनको गौर किया जाए तो उन्होंने इतनी इस तरीके से बात नहीं की क्योंकि वो थ्रेटन कर रही हैं कुछ। मगर मैडम उनकी वीडियो पे ना वो हंस रही है, ये बात है जर्नलिस्ट, ये बात ना कर कीजिए आप। जो वाजे तौर पर उनकी वीडियो है और वो कह रही हैं कि देखिए कोई अगर किसी ने, बिल्कुल वो थ्रेटन कर रही है रिपोर्टर्स को, वो ये कह रही है किसी ने अगर कोई ऐसी वैसी बात की, कोई शोर किया तो जॉब भी जा सकती है और मैं नहीं चाहती जॉब जाए, और अगर मैंने शिकायत कर दी तो आपकी जॉब चली जाएगी। तो वजीर इत्तलात पंजाब की है, वो इस तरीके से जर्नलिस्ट से बात करेंगी, वैसे ही आवाज बंद है जर्नलिस्ट की, तो क्या मैसेज जाएगा? नहीं, असूली तौर पे आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं समझती हूँ कि इस तरह की कोई बात जर्नलिस्ट से नहीं करनी चाहिए, लेकिन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी बात को नहीं निकालना चाहिए। नहीं, क्या कॉन्टेस्ट था, आप बयान करें क्या कॉन्टेस्ट था? कोई कॉन्टेस्ट, उसमें क्या कॉन्टेस्ट था? प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उन्होंने गाइडलाइन दी है। आप देखिए शुरू से अगर आप उनकी वीडियो देखें, वो हाथ भी जोड़ रही हैं, मतलब एक तरीके से वो एक फ्रेंडली तरीके से हाथ जोड़ के कह रही हैं कि मेरी सर ये कैरेट एंड स्टिक का हमें ये 17-18 साल काफी अरसे से हम ये देख रहे हैं जर्नलिस्ट। लेकिन बहरहाल बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ आपने दिया और मुफ्ती साहब हमारे साथ थे, JUI का मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। अब इसमें दिखाएंगे भी अगर हमारे पास वक्त होगा कि वो क्या, उनके अल्फाज क्या थे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या थी। देखिए इसको कवर अप करने के 1 more than million वेज हो सकते हैं, बट एज बाय रूल कहीं ऐसा नहीं होता कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने शिकायत कर दी तो जॉब चली जाएगी, तो ये बड़ी एक अजीब सी बात है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से जरा सा पहले गौर आप कीजिए अपने इस अंदाज तरह नहीं में, कर सकते, अपने बयानात में थोड़ा सा गौर कीजिए। बिल्कुल जी, इसी हम बात तो पे आप ही की बात को आगे बढ़ाते हैं और आप जो कुछ कहते हैं उसको दिखा रहे होते हैं बस खबर के जरिए। I mean, हमारा नैरेटिव नहीं है, आप लोगों का नैरेटिव है, वो हम दिखा रहे हैं, आवाम के लिए ला रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, मजीद बात करेंगे, गुफ्तगू जारी रखेंगे, कहीं मत जाएगा। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। तो ज़ुहैब, ब्रेक पे जाने से पहले हम आईनी तरमीम के मुताबिक बात कर रहे थे और शिजरा साहिबा से और मुफ्ती साहब से वो कह रहे हैं कॉन्स्टेंटली कि आप लोग इतनी जल्दी में क्यों हैं। तो मेरा पॉइंट ये है कि हम जल्दी में तो बिल्कुल भी नहीं है, हम 2 महीने से इस आईनी तरमीम की कंक्लूजन पे बात कर रहे हैं और वो नहीं हो रही कंक्लूजन। और यही बात है ना कि जिस पे अग्रीमेंट हो गया, हम तो वहां तक की बात कर रहे हैं ना कि अगर आपके जुडिशियल रिफॉर्म से बात हो गई तो उस पर कुछ बताएं आप कि किस चीज़ पर इत्तेफाक आपका हुआ है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज आप कन्विंस करने की कोशिश करेंगे। और फिर ये भी है कि PTI का मौक़िफ़ भी हम, अगर हमारे साथ हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन जी, अच्छा, हम कोशिश करेंगे रब्ता करने की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ लें, क्योंकि देखिए उनके कुछ लीडर्स की तरफ से बात आई है और बड़े प्रोमिनेंट लीडर्स हैं कि अगर JUI का ड्राफ्ट हो जाता है, यानी नून लीग और पीपल्स पार्टी उसी पे अग्री कर लेती है तमाम शिकों पे, ना सिर्फ जुडिशियल रिफॉर्म्स बल्कि दीगर जो मैटर्स हैं इसमें, तो फिर उन्हें कोई इश्यूज नहीं होंगे इस पर। तो क्या ये वाकई स्टेटमेंट है PTI की तरफ से और वो पार्लियामेंट में सपोर्ट करेंगे? क्योंकि पार्लियामेंट के अंदर की हिकमत अमली उन्होंने कुछ ये बनाई है, जो कि खबरें आ रही हैं कि वो शायद उनके कुछ रहनुमा पार्लियामेंट में आएंगे और इस पर एहतजाज भी किया जाएगा। फिर जुमे को उन्होंने जो एहतजाज की कॉल दी है, तो इसकी भी हम ज़रा उनसे बात पूछनी है कि जुमे को एहतजाज क्या होने जा रहा है या फिर नहीं होने जा रहा, और मौलाना से अभी तक क्या राबता हुआ है। तो ये तमाम तर चीज़ें हमने, और अगर उनको इत्तेफाक नहीं है तो वो किन बातों पे इत्तेफाक नहीं है, किन बातों पे नहीं, और जो माहौल इस वक्त चल रहा है क्या उसमें इत्तेफाक राय होना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, क्योंकि सियासी माहौल भी होता है ना, बिल्कुल एक अच्छे माहौल में अगर बातचीत हो रही होती है तो फिर सब अकोमोडेटिव होते हैं और अपने अपने स्टैंड से पीछे हटते हैं। लेकिन जहाँ पर सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ हो, क्योंकि PTI की तरफ से कहा जा रहा है कि उनके बहुत से लीडर्स को, MNAs को प्रेशराइज भी किया जा रहा है और उनसे वोट लेने की कोशिश की जा रही है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन ने हमें ज्वाइन कर लिया। जी, अस्सलाम वालेकुम शुएब साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि अगर JUI का ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है, अप्रूव्ड हो जाता है, तो क्या PTI भी इसको उसी तरह उसके साथ इल बी ओके टू अग्री विद दिस? वो जो उन्होंने बेंच की बात की है, तो उस हवाले से आज हमारी उनके साथ मीटिंग्स हैं, तो इंशाल्लाह हम उनके साथ रास्ते में हैं और आज किसी न किसी नतीजे पे पहुंच जाएंगे उनके साथ हम। लेकिन जिस तरह मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी इस मुल्क में
माशाल्लाह डिक्लेयर कराना चाहती है और लोगों के बुनियादी इंसानी हुकूक मुअत्तल करना चाहती है, तो हम उसके सख्त खिलाफ हैं और हम उनको किसी सूरत नहीं होने देंगे इंशाल्लाह। उनकी जो आईनी तरामीम वाली जो सिचुएशन है, क्योंकि दे हैव बिकम मैड, वो तो पागल हो गए हैं, लोगों को अगवा कर रहे हैं, उठा रहे हैं। रात उन्होंने जैन कुरैशी की शाहुल कुरैशी की बहू को, जैन कुरैशी की बीवी को अगवा कर लिया। कल रात को ही मिक़दाद खान हमारा एमएनए है, उसको उठा लिया, अगवा कर लिया। उसके अलावा चौधरी एजाज हाजी इम्तियाज जो एमएनए है, उसके भाई चौधरी एजाज के घर में F7 फ्लोर में छापा मारा, उनके नौकरों को, उनकी बीवी को तशद्दुद किया। और इस तरह की बेशुमार वाक़यात और मिसालें हैं। अख्तर मेंगर के घर पे जब कल उसके लॉजेस में छापा मारा, उनके एक सेनेटर को अगवा कर लिया। ये जो हरकतें करने जा रहे हैं कि क्या ये इस मुल्क में कोई जमहूरी, कोई हुकूक, कोई आईनी हुकूक, कोई सियासी हुकूक, कोई अखलाकियात कुछ बाकी इन्होंने रहने दिया है? क्या ये आईनी तरमीम करने जा रहे हैं या इस मुल्क को खाना जंगी की तरफ धकेल रहे हैं? जमहूरियत पहले ये दफन कर चुके हैं, कठपुतलियों को मुसल्लत कर चुके हैं, और उसके साथ साथ जिस अंदाज से आगे ये बढ़ रहे हैं, तो हमें तो समझ नहीं आती कि इस मुल्क को बनाना रिपब्लिक तो छोटी बात है, ये अच्छा, जिस अंदाज से धकेल रहे हैं। शुएब साहब ये बताइए कि देखिए थोड़ा सा आपको इस पर तशवीश क्या है, क्योंकि मौलाना फजल रहमान भी कल जो उन्होंने मीडिया टॉक की है, मुश्तरका तौर पर तीनों जमातें थी, उन्होंने जुडिशल रिफॉर्म्स का इसको टाइटल दिया है। तो क्यों वजाहत क्यों नहीं की मौलाना साहब ने कि जुडिशल रिफॉर्म्स का मतलब क्या, बेंच का क़याम है या फिर आईनी अदालत है? तो जरा कंफ्यूजन आपको है। अब आज आपसे बात होगी इस पर उनकी। देखिए, मौलाना फजल रहमान ने वहाँ खड़े होकर बड़े अच्छे अंदाज में वहाँ उनको बता दिया कि जो मुस्तविदा पुराना था या जो है, हम उसको एज ए होल रिजेक्ट करते हैं। इससे ज्यादा वो क्या उनके मौजूद नहीं, जुडिशल रिफॉर्म से आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं? क्या ड्राफ्ट आएगा आपके सामने आज जो बात होगी? जुडिशल रिफॉर्म्स तो अच्छी बात है, तो पीपीसी में तरमीम करें, उसकी आरपीसी में तरमीम करें, जस्टिस सिस्टम को बेहतर करें। जहाँ 5.5 लाख केसेस नीचे लोअर जुडिशरी में नहीं सर, बेंच का क़याम है, दो बोन ऑफ कंटेंशन, बेंच का क़याम है या फिर आईनी अदालत है, ये दो चीजें हैं जुडिशल रिफॉर्म्स। आईनी अदालत तो किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है, ना हमें ना मौलाना साहब को। तो दूसरी जहाँ बेंच का ताल्लुक है, सीनियर मोस्ट 5 जजेस या 7 जजेस को बैठा दें, ठीक है, रिजनेबल बात है, आप चलाएं केसेस को। लेकिन जिस अंदाज से ये और कल के एहतजाज की बात अदालत बनाना चाह रहे हैं, कैजुअल कोर्ट्स बनाना चाह रहे हैं, बेसिकली अपने इलेक्शन फ्रॉड को छुपाना चाहते हैं। ये दो करप्ट खानदान वो अपनी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे को छुपाना चाहते हैं, अपने फ्रॉड, बेईमानी। सर ये बताइएगा कि कल का जो मुल्की हड़ताल है, एहतजाज करने जा रहे हैं, उसके लिए उसका क्या एजेंडा है, जरा उसके बारे में बताइए। हमारे पीटीआई की बात कर रहे हैं? जी जी सर। जी, कल इंशाल्लाह एहतजाज है पूरे पाकिस्तान में, वो होगा। और जो कुछ ये करने जा रहे हैं, जो कुछ ये कर रहे हैं, तो उसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इस बात के कि हम पूरी कौम को दावत दें कि जी आप आए, अपना पीसफुल प्रोटेस्ट करें। लेकिन ये तो दहशतगर्द बन चुके हैं। आप मरीम नवाज को देखें, पूरे पंजाब में जिस तरह गोलियां मारी हैं स्टूडेंट्स को और बच्चों को, इन जालिमों का तो हिसाब लेने का वक्त है। और फिर आपने सिंध की वो सो कार्ड जमहूरियत को और भुट्टो की जमहूरियत को आपने देख लिया, वहाँ जिस तरह सिविल सोसाइटी की ख़वातीन को घसीटा गया और जिस तरह उनको मारा गया और जिस तरह तशद्दुद करके उनको गिरफ्तार किया गया, उनके तो चेहरे पे ये बदनुमा दाग लिखे जाते। बिल्कुल, अभी ये देखना होगा कि आज आपकी मुलाकात से बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शुएब शाहीन हमारे साथ है, और देखिए वो उन्होंने भी यही बात दोहराई है कि JUI का एक रीजनेबल ड्राफ्ट है, उस पर अगर आगे बात बढ़ती है तो फिर वो बात करने को तैयार है। बिल्कुल जी, एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। अब कुछ पढ़ाई और बच्चों की और तालीम की बात हो जाए। मैट्रिक और इंटर ग्रेडिंग जो है, इंटर की ग्रेडिंग वो चेंज कर दी गई है। जो नंबर 1 पे पोजीशन आती थी और जो पोजीशंस आती थी, अब वो नहीं आएंगे, नंबर्स नहीं मिलेंगे, बल्कि ग्रेड्स यानी A हो गया, B हो गया, B+ हो गया, वो पूरी इंटायर ग्रेडिंग सिस्टम को चेंज कर दिया गया है। तो उस पर बात करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली मलकानी,
मलकानी, मिनिस्टर ऑफ बोर्ड्स यूनिवर्सिटीज़ सिंध। तो अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताएं कि सर ये ग्रेडिंग की पॉलिसी को क्यों चेंज किया जा रहा है, उसके पीछे कोई वजूहत है, कोई रीजंस हैं, वो बताइए प्लीज़। दुनिया जहान में जो राइज है वो ग्रेडिंग है, ए प्लस, बी प्लस या ए स्टार, इस तरह से होता है जी। जाहिर है हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हम दुनिया के साथ चलें, और हमारे यहाँ जो कैमरेज के इम्तिहान हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, जो स्कूल्स हैं वो कैमरेज के इम्तिहान इनके ग्रेड के हिसाब से हो रहे हैं, मार्क्स इसके हिसाब से नहीं हो रहे। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे बोर्ड जो हैं वो भी इस तरह से करें ताकि हम बाकी लोगों के साथ कॉम्पीट करें। अच्छा, ये कहिएगा कि ये जो घोस्ट टीचर्स और घोस्ट स्कूल्स का मामला है, ये बड़ा एक तो खजाने पर भी बोझ है और एक बदनुमा दाग भी है ये तालीम के महकमे पर। इस सिलसिले में क्या सिंध हुकूमत इक़दाम कर रही है? इस तरह से नहीं है। सिंध हुकूमत ने एक तो बायोमेट्रिक सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस किया हुआ है। हर जगह पे हमारे जितने भी स्कूल हैं उनकी बायोमेट्रिक होती है और टीचर्स की होती है। और पहली मरतबा सिंध में तकरीबन 50,000 से ज़्यादा जो टीचर्स हैं वो मेरिट से अपॉइंट हुए थ्रू IPA टेस्टिंग। कोई भी उसके ऊपर कोई बात नहीं कर सकता कि ये बगैर किसी मेरिट के, कहीं सिफारिश के या किसी और तरीके से हुआ। उससे जो हुकूमत एजुकेशन के सिलसिले में, वो प्राइमरी एजुकेशन हो, सेकेंडरी एजुकेशन हो या यूनिवर्सिटीज़ की लेवल पे, उसके से जो हुकूमत बड़ी कोशिश कर रही है और बहुत अच्छे तरीके से मेरे ख्याल में काम कर रही है। उसमें कोई स्कूल की नहीं है, पहले के ज़माने में होते थे, लेकिन अब सिंध हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है और वो बिल्कुल ना होने के बराबर है। अच्छा, ये भी कहिएगा कि दुनिया भर में हम तालीमी मेयार देखते हैं बड़ा जिद्दत इख्तियार कर चुका है, तरक्की कर चुका है। आप ये बताइए कि SSC और HEC का जो मेयार है वो हमारे यहाँ बड़ा इंतहाई ख़राब है, तो इसको जदीद करने के लिए, इसको बेहतर करने के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? लेकिन जिस तरह से आपने बात की तो ज़ाहिर है गवर्नमेंट उसके ऊपर बहुत अखराजात कर रही है और मेरिट पे टीचर्स अपॉइंट हो रहे हैं। यूनिवर्सिटीज़ में हम सिंध वाहिद सूबा है जो बाकी सब सूबों से ज़्यादा फंडिंग कर रहा है हायर एजुकेशन के सिलसिले में। हमारी जितनी 30 यूनिवर्सिटीज़ हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उनकी जो मयार है वो भी बेहतर हो ताकि हम पूरी दुनिया के साथ कॉम्पीट कर सकें। और दुनिया की लेवल पे ज़ाहिर है हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम कॉम्पीट करें और बाकी जो हमारे इर्द गिर्द के मुल्क हैं। बिल्कुल ठीक। सर ये बताइएगा कि चीटिंग को ख़त्म करने के लिए क्या कोई आलमी इक़दामात लिए जा रहे हैं? बिकॉज चीटिंग इज़ अ वेरी बिग पार्ट ऑफ एग्जामिनेशंस और हम देखते हैं कि इसमें अमली तौर पर क्या किया जा रहा है? ज़रूर इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि 2025 के जो हमारे इम्तिहान होंगे वो ई-मार्किंग में होंगे और OMR पे होंगे, जो इलेक्ट्रॉनिक मार्क्स होती हैं इस तरह के होंगे। हम कोशिश करेंगे कि जो मैनुअल सिस्टम है उसको ख़त्म करें ताकि हम डिजिटलाइजेशन पे जाएं और थ्रू उसके हम उनकी रैंकिंग करें। बिल्कुल ठीक है जी। मिनिस्टर ऑफ बोर्ड्स यूनिवर्सिटी सिंध मोहम्मद अली मलकानी साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। एक छोटी सी ब्रेक है ज़ोएब, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर मज़ीद हेडलाइंस हैं, हेडलाइंस के बाद आप आइए और राइज एंड शाइन में फिर मज़ीद टॉपिक्स पे। वेलकम बैक। अब कुछ बात करते हैं ज़ोहेब अनसंग हीरोज़ की, इंस्पिरेशनल फिगर्स की। हम हमेशा राइज एंड शाइन में कोशिश करते हैं अपनी यूथ को, अपनी जनरेशन को ज़रूर उन लोगों से मुलाकात कराएं और उन लोगों के बारे में बताएं जिनको वो आइडियलाइज कर सकते हैं। मोहब्बत, मुझे वो कहते हैं ना सितारों पे जो मानते हैं कमन, बिल्कुल, तो ये तो वहाँ पहुँच के बस सितारों तक ही पहुँचना होता है। सितारों तक ही पहुँच गए हैं। हाँ, बिल्कुल जी। हमें ज्वाइन किया है शहरोज़ काशिफ ने, जो माउंटेनियर हैं, यंगेस्ट माउंटेनियर पाकिस्तान के हैं, जिन्होंने 8000 से ऊपर मीटर्स की तमाम 14 चोटियां सर कर ली हैं। मतलब 14 चोटियां इन्होंने सर कर दी। ही इज द यंगेस्ट। तो इनसे कुछ बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शहरोज़, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो ये बताएं कि चोटियां सर करने का सफ़र कब शुरू हुआ?
मैंने तब से शुरू किया। मैं अपने फादर के साथ एक ऑफशोर ट्रिप पे गया। मकड़ा पीक एक पीक थी जहाँ मैंने अपनी फर्स्ट चोटी को क्लाइंब किया। क्लाइंब तो नहीं कहेंगे, ट्रैक करके गया वहाँ पे, और वहाँ से मैंने अपना इस चीज़ का आगाज़ किया। उसके बाद फिर आई यूज़ टू फाइंड कंपनीज जो कि लेके जाती हैं आपको ऊपर माउंटेन्स के ऊपर। तो द कंपनी थी डी ट्रैकर्स के नाम से, फरीद गुज्जर की कंपनी। उन्होंने हमेशा मेरा बहुत साथ दिया इस चीज़ में। वो छोटे होते हुए मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते थे कि शहरोज़ ये बताइए कि ये 14 चोटियाँ सर करने का आपने सोचा कब? 8000 मीटर की तमाम, ये इससे ज़्यादा भी हैं, तो ये कब ख्याल आया आपको कि ऐसा किया जाए? हाँ जी, मेरा पहले से प्लान था। मैंने 2019 में ब्रॉड पीक को सर किया, ब्रॉड बॉय का लक़ब हासिल किया। लेकिन जब मैंने ब्रॉड पीक को सर किया, उसके बाद मैंने सोचा कि दुनिया में 14 8000 की चोटियाँ, मुझे 14 के 14 को सर करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सर किया। मेरा प्लान था दुनिया का कम उम्र तरीन कोपेमा बनना, लेकिन फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से नहीं हो पाया इस चीज़ में। लेकिन आई एम स्टिल लुकिंग कि पंजाब गवर्नमेंट को इस चीज़ को अभी अप्रिशिएट करना चाहिए जो मैं करके आया हूँ। भी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आपका यहाँ आने का मकसद भी यही है कि हम गवर्नमेंट को प्लेज कर सकें, ये सजेशन आपका। शहरोज़ ये बताइए कि आगे और कौन सी चोटियाँ सर करने का इरादा है, क्या प्लान्स रखते हैं? अभी तो सारी चोटियाँ हो गई हैं, लेकिन फिर भी देखें चीज़ें और भी बहुत पड़ी हुई हैं अभी। स्काई डाइविंग, विंग सूट वगैरह, ये वो सब चीज़ें, तो यू नो कि चोटियाँ तो खत्म। जी 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 जी, ये भी बताएं कि आपकी ज़बरदस्त बल्लेबाज दुनिया में मशहूर है विराट कोहली जी, उनसे भी बातचीत हुई है, क्या गुफ्तगू हुई आपकी उनसे? नहीं, विराट कोहली से मेरी, मतलब मैं विराट कोहली का डाई हार्ट फैन हूँ। आई एम अ क्रिकेट फैन, और मतलब मेरे लिए उससे बड़ा बैट्समैन इस एरा में कोई भी नहीं है। तो विराट कोहली से मेरी बात हुई। उसने बोला, मतलब अप्रिशिएट किया उसने मुझे। पंजाबी में हम लोग बात कर रहे थे, तो उसने मुझे बोला कि आई एम रियली हैप्पी फॉर यू, ये वॉइस। तो अच्छा उससे बात करके, लेकिन इट वाज अ बिग इशू। अच्छा, ये बताइएगा, ये ब्रॉड बॉय का आपको जो टाइटल दिया है, इसकी वजूहात क्या है? ये मेरे मेंटोर ज़हीर चौधरी ने मुझे दिया। व्हेन आई सबमिटेड ब्रॉड पीक, और मैं यंगेस्ट बना दुनिया में ब्रॉड पीक करने वाला, तो मुझे ज़हीर चौधरी ने दिया। और नए नौजवानों को क्या, ये जो एडवेंचर करना चाहते हैं, आप क्या पैगाम देंगे? इस स्पोर्ट्स में अगर आना चाहते हैं, वो कुछ अचीव करना चाहते हैं, उनके लिए यही पैगाम है कि स्काई इज द लिमिट, ऑलवेज आसमानों को छुएं, बुलंदियों को छुएं, और हमेशा अपनी लिमिट्स को चैलेंज करें। शहरोज़ ये बताइएगा, हुकूमत की जानिब से आपको कोई सपोर्ट मिली है, और क्या आप मुतमईन हैं उस सपोर्ट से? पंजाब गवर्नमेंट इज वेरी एक्टिव राइट नाउ। मरीम नवाज इज एक्टिव एज वेल, तो आई विल रिक्वेस्ट हर एज वेल एज द पीएम एंड प्राइम मिनिस्टर एंड द प्रेसिडेंट, क्योंकि इन्होंने काफ़ी अवार्ड्स भी दिए, सब कुछ दिया। तो मैं एक्सपेक्टिंग के they will took initiative in this sports, in this field as well, और बाकी हम खुद भी ले रहे हैं साथ साथ। देखिए, एज अ माउंटेनियर मैं भी स्पोर्ट्स का जो है वो खिदमत करने वाला हूँ, तो आई एम डूइंग इट ऑन माई बिहाफ। बट यस, जिनके पास पावर है, आई थिंक मरियम एंड शहबाज शरीफ एंड नवाज जरदारी साहब, द president, prime minister and the chief minister should step into this thing, and पाकिस्तानी tourism से हम बहुत ज़्यादा revenue generate कर सकते हैं, so it's good for the Pakistan as well. So I think इस चीज़ को लोग। आपने सही कहा। अच्छा, ये बताएं कि 14 चोटियां आपने सर की हैं, सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग कौन सी आपको लगी? बांगा पर्वत was the most difficult one, because वहाँ पे वेदर और बाकी सब चीज़ें की कंडीशन, स्नो कंडीशंस बहुत ख़राब होती हैं हमेशा से। बिल्कुल जी, इसको किलर माउंटेन भी कहते हैं इसीलिए, बिकॉज वहाँ से बहुत कम लोग वापस आते हैं। शहरोज़ काशिफ, हम आपको बेस्ट विश करते हैं, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह पूरी दुनिया की चोटियां फतह करें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। ज़ुहैब, बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसी स्पोर्ट्स को, ऐसी एथलेटिक चीज़ों को, माउंटेनियर होना कुछ छोटी बात नहीं है। आई मीन, एक चोटी पे आप जा रहे हैं, आप ऑक्सीजन कम हो रही है, रिसोर्सेज आपके पास कम है, तो बहुत ज़रूरी है कि गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों को सपोर्ट करे और इन बच्चों को सपोर्ट करे। एक छोटी सी हम ब्रेक लेंगे, और फिर उसके बाद वापस आके खैरपुर की लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम पे बात करेंगे, क्या चल रहा है वहाँ पे।
कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। ये वो ब्रेक होती है जिसके बाद हमें अपनी चाय याद आती है, कॉफी मिलती है ना। तो ज़ुहैब, खैरपुर में एक बड़ा ही तफ्तीशनाक कुछ 2-3 वाक़यात ऐसे रिपोर्ट हो रहे हैं जहाँ बिल्कुल। पर अमन-ओ-अमान की सूरत लग रहा है कि ज़रा मुश्किल सी और तशवीशनाक थोड़ी सी होती जा रही है जी। तो एक वाक़या खैरपुर में हुआ जनाब कि एक बच्चे को एबडक्ट यानी उसको किडनैप कर लिया गया और उसके बाद उसकी फैमिली 10वीं जमात का तालिब इल्म था और अभी तकरीबन 15-20 दिन हो गए हैं, कुछ पता नहीं चल रहा और डिमांड ये की जा रही है कि 40 लाख रुपए दें। अब वो कौन लोग हैं जो डिमांड कर रहे हैं, वो किस तरह राब्ते में हैं और पुलिस इस सिलसिले में क्या कर रही है, फैमिली का क्या कहना है, तो ये हम जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी। हमारे रिपोर्टर हैं अरशद शर, जो वहाँ फैमिली के साथ मौजूद हैं। अब्दुल फ़हीम कटोहर वो बच्चा है, उसका नाम ये है अब्दुल फ़हीम, और उसकी वालदा और उसके चचा हमारे रिपोर्टर के साथ बैठे हुए हैं। जी, तो अरशद ये बताइए कि क्या सूरत हाल है, पुलिस की तहकीकात कहाँ तक पहुँची है और इसकी फैमिली की जो अब्दुल फ़हीम है उनकी फैमिली के क्या राय है इस पूरी चीज़ पे? बहुत शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मौलवी अब्दुल फ़हीम कटोर के वर्षा के साथ। उसका चचा और उसकी अम्मी जो है हमारे साथ मौजूद है। गुज़िश्ता 20 दिन पहले जो है अब्दुल फ़हीम कटोर को जो है टिकटॉक पर जो है किसी ने लड़कों ने दोस्ती बनाई। दोस्ती के बहाने उनको ये बोला गया कि आप बाहर आएँ चाय पीने के लिए, कहीं होटल पर चाय पीते हैं। तो जैसे घर से निकला उन्होंने अपनी अम्मी को बोला कि अम्मी मैं बाहर हमारे दोस्त है, मैं जा रहा हूँ चाय पीने के लिए, उनको पिलाने के लिए। तो जैसे बाहर निकला तो वो उसको 1 घंटा तकरीबन गुजर गया तो उन्हें घर वालों ने तलाश की तो कोई पता नहीं लग रहा था। उसका मोबाइल नंबर भी जो है बंद जा रहा था। लेकिन 2 दिन के बाद उनको टेलीफोन एक आई तो डाकुओं की जानब से कि आपका जो बच्चा जो है हमारे कब्जे में है, आप जो है हमें 40 लाख दे दें, उसके बाद जो है उनको हम रिहा करेंगे, वरना जो है हम इनको जो है मार डालेंगे इधर। अब जो है वो अब्दुल फ़हीम कटोर जो है डाकुओं की गिरफ्त में है। जी। और फोन कॉल वो ट्रेस हुआ है, अभी पुलिस तहकीकात कहाँ तक पहुंची है, कोई लीड मिली है कोई कि भाई कहाँ से ये कॉल आ रही है, कौन लोग हैं? देखिए ज़ुहैब, ये मुतासरा फैमिली जो है गरीब ख़ानदान जो है खजूर के जो है बागात में जो फैक्ट्री में जो है मजदूरी करते हैं, काम करते हैं। लेकिन पुलिस की जानब से आपने जो सवाल किया तो पुलिस किसी किस्म की जो है कार्रवाई अभी तक जो है सामने नहीं आई है। पुलिस जो है खैरपुर पुलिस कह रही है तो ये जो वक़्वा जो पेश आया है ये सखर की हदूद में पेश आया है। सखर पुलिस कह रही है तो खैरपुर की हदूद में जो है वाक़या पेश आया है। लेकिन तो FIR भी नहीं कटी इसकी FIR भी नहीं कटी? बिल्कुल FIR भी नहीं कटी है, कोई किसी किस्म की कार्रवाई भी नहीं की है। ये DIG सखर, SSP खैरपुर, SSP सखर की जो ऑफिस का चक्कर लगा कर ये तक गए हैं। अभी जो नहीं तो अरशद ये बताएं कि ये क्या हुदूद का तनाज़ा हम देखते हैं कि कराची में भी बड़ी और हर जगह होता है, हुदूद का तनाज़ा होता है कि हमारी हुदूद में नहीं है। तो आप बताएं, आप तो वहाँ बैठे हुए हैं, कहाँ ये खैरपुर की हुदूद में आ रहा है या सखर में आ रहा है? देखिए ये खैरपुर की हदूद में वाक़या पेश आया है, 20 सेक्शन थाने की हदूद में वाक़या पेश आया है। लेकिन जो है अभी दावा कर रही है पुलिस को ये सखर की हदूद में आया। ज़ाहिर बात है अब जो लोकेशन जो जा रही है तो वो तो कच्चे का इलाका है, शिकारपुर का इलाका है, वहाँ की लोकेशन मिल रही है। डाकू भी जो हैं बच्चे की मोबाइल से जो है वर्षा को टेलीफोन कर रहे हैं। लेकिन ये वाक़ा जो पेश आया है खैरपुर की हदूद में पेश आया है। वालिदैन का भी यकीन आया, पहले भी लोकेशन जो फर्स्ट लोकेशन जो मालूम हुई तो पहले ये खैरपुर का इलाका है। शाह हुसैन के बाद किडनैप हुआ है, अभी जो है वो कच्चे में है, डाकुओं के पास है। उनके जो चचा हैं उनसे पूछिए कि उनकी कोई जो राब्ता रहा है पुलिस के साथ, उस कार्रवाई से वो मुतमईन है? क्या आगे पुलिस क्या उनको कह रही है, किस तरह बचाया जा सकता है उनके बच्चे को? जी, आप बताएं कि क्या अब पुलिस कह रही है, पुलिस के पास जो अब गए हैं, कैसे उसको जो है रिकवर किया जा सकता है, कैसे बाजियाब? जनाब हमारी गुजारिश ये है किसी किस्म का हमारे साथ तावन नहीं करती। हम SSP साहब से खैरपुर वाले से मिले थे तो उन्होंने हमें सिर्फ टाल दिया कि मैं कुछ करूँगा, और अभी तक जो है तकरीबन 20 दिन गुजर गए हैं कि पुलिस ने इतनी जहमत नहीं की कि हमसे कोई बयान ले ले जहाँ हमारे दर पर आए। तो पुलिस से हम नामद हो चुके हैं।
अच्छा अरशद, उनकी माँ से भी पूछिए कि हुआ कैसे ये वाकया और उसके बाद राब्ता कितने वक्त के बाद किया गया और क्या एफआईआर कटवाने के लिए वो गई थाने, उनको क्या जवाब दिया गया? अम्मा ये वाकया जो है कैसे पेश आया और उसके बाद जो है आप थाने पर गई थी एफआईआर कटवाने के लिए और पुलिस आपको क्या कहा पुलिस ने? जी वाकई ऐसे बताया टिकटॉक पे किसी लड़कों ने दोस्ती की और उसको चाय पीने के बहाने उधर बुलाया, लेकिन वो तो मासूम बच्चा था, उसको क्या पता कि हमारा किडनैप हो जाऊंगा। सारा दिन नहीं मिला हमें, फिर हम पुलिस के पास गए। अभी तक पुलिस वालों ने हमारे साथ कोई रास्ता नहीं किया, ना ही कुछ कहा कि हम बच्चे को ना ही जैसे मिन्ट दिलाते हैं, हमें कोई पुलिस तो मिल नहीं है कि हमारी हेल्प करें, किसी ने कोई हेल्प तो नहीं की। अरशद ये बताइए कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की है या नहीं? देखें पुलिस ने अभी तक तो नहीं कोई एफआईआर रिपोर्ट वगैरह दर्ज नहीं की है। पुलिस तो अपने तनाजे में जो है बिल्कुल ठीक है, पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की है। हमें ज्वाइन किया है उमरा खान यूसुफजई ने। उमरा ये बताइए कि ऐसे सिनारियो में जहाँ किडनैपिंग होती है द फर्स्ट 24 आवर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी तक तो पुलिस की रिपोर्ट ही नहीं दर्ज हुई है, तो ये लॉफुली तो बिल्कुल ठीक है ही नहीं। जी इस सिलसिले में पुलिस को तो कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट ही तब होता है जब एफआईआर दाखिल हो जाती है। तो ये पुलिस की गफलत है कि इतने बड़े वाक़े को इन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है। अच्छा अरशद, आप ये बताइए कि अक्सर ऐसा होता है कि पहले रेकी की जाती है डाकुओं की तरफ से कि अगर किसी से तावान मांग रहे हैं तो वो देने के काबिल है भी या नहीं। तो ये तो गरीब फैमिली है, इनके साथ ऐसे 40 लाख रुपए कहाँ से लेकर आएंगे? तो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन भी देखे ना, यानी पुलिस तो अपनी जगह है, वो एफआईआर नहीं काट रही, हुदूद का तनाज़ा है, लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेशन वहाँ की है, जो इंतजामिया है, वो कोई कोऑपरेट कर रही है इनके साथ? देखिए ज़ुहैब, यहाँ पर कोई भी पास नहीं पहुँचा पुलिस की जानब से, इंतजामिया की जानब से, सियासी नुमाइंदगान की जानब से, कोई भी अब तक जो है किसी किस्म का यहाँ से किसी ने मालूमात ही नहीं ली वालदेन से। अब जो है अब्दुल फ़हीम कटवर मोगी की जो वालिद जो है उसकी हालत गैर हो गई है, वो निजी हॉस्पिटल में जो है एडमिट है, दाखिल है, उसकी हालत जो है इंतहाई ख़राब है। उसके साथ साथ जो है ये जो फैमिली जो है बिल्कुल गरीब घराने की फैमिली है, ये इनके ख़वातून जो हैं और इनके जो बच्चे। अच्छा उमरा साहब अगर हमारे साथ हैं, बताइए इस नेग्लिजेंस पर कौन नोटिस लेगा? ये तो एक ज़ाहिर एक ऑफेंस भी एक तरीके से है ना कि आप उसके लिए आप हिल हुज्जत और क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी कोई स्टैंडिंग नहीं है सोसाइटी में, तो उनको सीरियसली नहीं लिया जा रहा। तो इसका क्या होना चाहिए उमरा साहब? देखिए कानून में रेमेडी मौजूद है कि अगर पुलिस एफआईआर नहीं काटती तो इन्हें 22A, 20 या किसी के थ्रू कोर्ट में आना चाहिए और कोर्ट के जरिए एफआईआर की डायरेक्शन लेनी चाहिए, ताकि फौरी तौर पर एफआईआर दाखिल हो जाए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो सके। बिल्कुल तो ठीक कानून में रेमेडी मौजूद है, अगर मुतासिरीन चाहें तो ये रेमेडी अवेल कर सकते हैं। अच्छा सर ये बताइए, उनके फ़ोन से ही डाकू फ़ोन कर रहे हैं, वो जो बच्चा है उनके फ़ोन से, तो क्या ये फ़ोन ट्रैक डाउन नहीं हो सकता? बिकॉज हमने तो काफ़ी केसेस में देखा है कि मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करके वो पहुँच चुके। जी बिल्कुल ट्रेस हो सकता है, और हो सकता है कि वो फ़ोन करके और बंद कर देते हों या सिम बंद कर देते हों, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और ज़्यादातर ये कच्चे के इलाके में टावर्स भी प्रॉपर काम नहीं करते, वो फ़ोन करके और बंद कर देते हैं। लेकिन बहरहाल ये इन्वेस्टिगेशन का मसला है, इनको सबसे पहले तो एफआईआर करवानी चाहिए ताकि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो सके। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। उमरा खान यूसुफजई हमारे साथ है। कानूनी रास्ता क्या हो सकता है ये बता रहे थे। अरशद शर नुमाइंदा 365 खैरपुर से रिपोर्ट कर रहे थे। फैमिली जो बच्चा जिनको किडनैप किया गया है, उनकी फैमिली के तासुरात भी आपके सामने। अच्छा देखिए, ये बड़ी यानी एक तो कच्चे के डाकुओं का मामला बड़ा एक देरीना मामला है, और फिर वो जो हनी ट्रैप की हमने बात की थी और बड़ी वजाहत। अच्छा इसमें सूरत हाल ये है कि पुलिस एफआईआर नहीं काट रही है, ये मुझे जब से अरशद ने बताया बड़ी तशवीशनाक बात है कि हुदूद के तायुन में आप लगे हुए हैं। एक बच्चे की जान का मसला है, एक तालिब इल्म की जान का मसला है, और आप कह रहे हैं कि सक्कर वाले कह रहे हैं
ऑफिस चल रहा है और सखर वाले कह रहे हैं खैरपुर जाओ, खैरपुर वाले कह रहे हैं सखर जाओ। और ऐसी फैमिली जो शायद 40,000 इस वक्त ना अफोर्ड कर सके, उनसे 40 लाख कैसे आप मान सकते हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। उम्मीद यही है कि बखैरियत बच्चा जो है बिल्कुल, और 20 दिन हो गए हैं उसको, तो एक माँ बाप के लिए, घर वालों के लिए बड़ा स्ट्रेसफुल टाइम होगा। एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, कहीं मत जाइएगा। विल बी राइट बैक। जी तो नाजरीन वेलकम हीटेड डिबेट हमारी हो रही थी, आपको पता है। और आज जो हम केस इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ना, उस केस में बड़ा ही वीक ग्राउंड्स पे खवातीन इस वक्त खड़ी हुई हैं और खवातीन की वकील इस वक्त सरवत है। अब देखना यह है कि सरवत कैसे केस स्पीड करती हैं, अदालत को कन्विंस करती हैं। और वो केस क्या है? केस ये है कि या खवातीन बेहतर ड्राइवर है या फिर मर्द बेहतर ड्राइवर है। देखिए केस वैसे ही नजर आ रहा है सामने कि क्या है इसका फैसला। बस कर दे। आपको पता है ना, जब भी केसेस खवातीन लड़ती हैं तो वो जीतती भी है, जितवा दी जाती है। नहीं, ऐसा नहीं, पर्ची सिस्टम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। तो जी ये तो ड्राइविंग टेस्ट करके पता चलेगा कि आप मर्द हजरात ज्यादा अच्छे हैं या खवातीन ये ज्यादा टेस्ट तो रोज रोडों पे हो रहा है। रोडों पे हो रहा है और हम देख भी रहे हैं। तो इसी है कोई? हाँ जी, हमारे पास एक बहुत क्यूट सा पैकेज है। आप पहले वो देखें, फिर हम अपने गेस्ट से इंट्रोड्यूस कराते हैं। अच्छा पैकेज नहीं है? अच्छा पैकेज नहीं है, वो लोगों को पहले ही पता है। लोगों को पहले ही पता, मैं यही तो कह रहा हूँ। यही तो आपसे अर्ज मेरी यही है कि लोगों को पहले ही पता है कि क्या है इसका फैसला। भाई आप गेस्ट से पहले इंट्रोड्यूस कराएं, फिर हम ये बात चले करें जी। तो जनाब हमारे साथ अब नाजिया कासिम साहब हैं। अब नाजिया कासिम का सिर्फ प्रोफाइल ये है कि एक खातून ड्राइवर है। सबसे बड़ी बात तो ये है क्योंकि ड्राइविंग की बात है, जो भी आप काम कर रही है वो तो आप एक 14 साल से आप गाड़ी चला रहे हैं। 14 साल से गाड़ी चला 14 साल की उम्र से 14 साल की उम्र से अमेजिंग। और सीखी किस पे? हमारे साथ जनाब मतलब कपिल कुमार जी। कपिल कुमार हमारे साथ ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है। अरे वाह कपिल, आप ड्राइविंग इंस्ट्रक्टर है, यानी अब जज ये है। अच्छा ये मेल ड्राइवर है हमारे। अच्छा मैं आपसे यही पूछ रहा था पहले कि आप मुझे जरा सा तारुफ अगर करा देते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो हम जरा इस बहस में लग गए कि जी। तो मेल ड्राइवर हमारे साथ है और खातून ड्राइवर हमारे साथ है। हमारी डिबेट ये है मुख्तसरन कि खवातीन अच्छी ड्राइवर है या फिर मर्द अच्छे ड्राइवर्स हैं। तो शुरू कीजिए आगाज। अच्छा जी, तो सबसे पहले तो मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि ठीक है, हमने माना कि मर्द हजरात अच्छे ड्राइवर हैं, लेकिन वो बाइकर्स का क्या होगा जो सिग्नल्स तोड़ते रहते हैं? वो मर्द हजरात नहीं काउंट होते ड्राइवर्स में? देखिए एक इल्लीगल सारे इल्लीगल्स को जस्टिफाई नहीं करता। तो आप अगर एक मिसाल लेके, आपने तो वाकई कोर्टरूम की तरह वो बात शुरू करी है। अच्छा जी, तो आप अगर एक इल्लीगल की मिसाल देके बोलें जी पूरा माशरा ही खराब है, सर पूरे मर्द हजरात ही खराब है, तो ये तो डिबेट ना हुई ना। तो डिबेट का मतलब तो ये होता है कि हमें जो है करेक्शंस को देखना है, क्या वीक पॉइंट्स हैं उनको देखना है। तो ये तो एक फैक्ट है कि वुमेन ड्राइवर्स जो होती है हमेशा कंफ्यूज्ड होती है। तो ये सर ये भी आप जनरलाइज नहीं कर सकते ना। सर आप उसको नहीं कर सकते, सर आप इसको भी नहीं कर सकते, क्योंकि मेल्स को ये राइट पैदाइशी हो जाता है। एक्चुअली वुमेन्स तो एक स्कूल के पास जाती हैं या बाप के पास जाती हैं या भाई के पास जाती हैं सीखने, और मेल्स का क्या होता है, वो किसी की भी गाड़ी चाबी उठाई और बचपन से उन्हें निकाल दी, 2-3 जगह ठोका ठाका और प्रूव हो गया कि भाई हमें तो चलानी आ गई, सर्टिफिकेट मिल गया है आपको। अच्छा, अब दूसरी चीज ये कि जब रॉन्ग साइड आते हैं, आपने किसी औरत को देखा है रॉन्ग साइड आते हुए? इंडिकेटर हमेशा औरतें यूज करती हैं, हमेशा वो रुक के वेट करती है। मर्द हजरात बुरा मानते हैं कि भाई वो तो रुकी हुई है, डरी हुई है, कंफ्यूज है। वो कंफ्यूज नहीं होती, रूल्स को फॉलो करते हैं। और कोई हमेशा पार्किंग आप देख ले जरा, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी पार्किंग लगा के जाते हैं कि गुजरना। जी मर्द जी, आप कल की बात है, मैं शारा फैसल से जा रहा था जी, तो मुझे तकरीबन 7 मिनट लगे सिर्फ एक वुमन ड्राइवर को ओवरटेक करने में। और बाद में मैंने सोच लिया था शायद आगे वाली गाड़ी में कोई मरीज होगा, कुछ फास्ट लेन से आगे जा ही नहीं पा रहा। वो ऐसा होगा इंडिकेटर इधर का होगा, ठीक है, और चल रही होगी फास्ट लेन में। फास्ट लेन पे 10 की स्पीड से जा रहे हैं। अब मैं सर तो इशारे फैसल तो काफी चौड़ी रोड है, आप अच्छा तरीका है कि उधर से क्यों नहीं निकले? वो रास्ता नहीं दे रहे थे ना, ऐसे आते थे थोड़ा सा ऐसे। सर एक 10 मिनट से आपके आगे गाड़ी जा रही है, आप भी उसके पीछे लगे। आखिर मजबूरन मैंने कहा चलो जी ओवरटेक कर ही लेते हैं।
जब आगे जाके देखा तो वुमेन ड्राइवर थी। और ऐसे घूर के देखा होगा उन्होंने आपको के अच्छा नहीं उन्होंने तो मुझे ये कहा कि आप घर से क्यों निकले। अच्छा जी, हमारे साथ डीना पटेल जो है वो ड्राइवर इंस्ट्रक्टर भी हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। डीना, यू वेरी यंग एंड इतनी आपका अमेजिंग एक्सपीरियंस है। ये बताइए कि क्योंकि ख़वातीन मल्टीटास्कर्स होती हैं और मर्द हजरात मल्टीटास्कर्स नहीं होते, नहीं बिल्कुल भी नहीं होते, तो मल्टीटास्किंग वुमेन जो हैं ऑन द रोड कैसे अच्छी तरीके से करती हैं उसके बारे में ज़रा बताइए। और ये भी बताइए कि ख़वातीन ज़्यादा लर्न करने आती हैं ड्राइवर के तौर पे या मर्द हजरात ज़्यादा ड्राइवर प्रॉपर तरीके से लर्न करना चाहते हैं? It's a pleasure to be here. Very happy to hear the debate. Yes. I would say मैं तो सिर्फ racing के मुताबिक I can comment with male and female differences. Street driving usually हम इतना pay attention नहीं करते. I can only tell you in racing, off-roading, karting में क्या फ़र्क होता है in a Pakistan scale. So I would say कि I don't really hold an opinion कि क्या फ़र्क आता है between them. All I can say is जब आप सिर्फ numbers देख लें for participation, अगर आप देखें the recent autocross that just happened 2 days ago at the Omni karting circuit on the 15th, उसमें there were 45 male participants and 3 female. So as an off-roader, Dina, आपके एक्सपीरियंस में कम ख़वातीन ड्राइवर्स इस फील्ड में आती हैं, और जब वो आती हैं तो वो क्या अच्छे पोजीशंस पे लेती हैं या वो जैसे हमारे गेस्ट यहाँ पे बैठे हुए कह रहे हैं कि पीछे रहती हैं, स्लो रहती हैं? Are they as competitive? They are as competitive in terms of अब टाइम ही नहीं कंपेयर करने. I'm not sure what the basis of your argument is, but अगर आप रैली की हिस्ट्री में जाएं and you compare the timings, there are a few women that have beaten men. So it's not like. So I would agree with her. Women drivers बहुत बेहतरीन भी होती है, like तुष्णा पटेल, mother of Dina Patel, is one of the finest driver of Pakistan. तो ऐसी बहुत कम परसेंटेज एक्सेप्शंस की हम बात तो कम। अच्छा ये बताइए आप दीना कि ये जो पोस्चर है ख़वातीन का ड्राइविंग का, वो थोड़ा आगे होके बैठती है, ठीक है, और स्टीयरिंग पे बिल्कुल उनका हाथ ऐसे होता है कि अगर स्टीयरिंग से हाथ हट गया तो जैसे गाड़ी कहीं लग जाएगी या गाड़ी भाग जाएगी, और आगे वो देख रही होती है अपने बोनेट को, टर्न करना है तो बोनेट को देख के टर्न करना है। ये क्या चीज़ है, ये आप सिखाती हैं उनको या फिर है ये ख़वातीन के अंदर कोई कंफ्यूजन है? I think it's because to be honest, आप मर्दों ने हमें इतना प्रेशर कर दिया है that we're not good drivers, that we need to try our level best to be as careful as possible. That now I would honestly say gender specific sport nahi hai. I'll be honest with you. I personally know a lot of women that can beat a lot of men in this interview and outside the interview as well. It's just about skill, right? आप किसी भी sport को ले ले, किसी भी field को ले ले, you take art, right? Fine art, painting को ले ले. बिल्कुल. कोई बंदा कभी नहीं बोलेगा that oh that's why she's good and it's a man that's why he's good. It's just a skill और आप skill को practice करते हैं. बिल्कुल डीना, it is not gender specific. बिल्कुल आपने सही कहा। अब जो ये आपकी तो ड्राइविंग मैंने देखी नहीं है, बट मैं आपको एक किस्सा बताती चलूँ। मैं अच्छा जब मैं ड्राइव करती हूँ तो लोग कहते हैं तुम लड़कों की तरह ड्राइव करती हो, क्योंकि मैं रैश जब ड्राइव करती हूँ तो लड़कों की तरह ड्राइव करती हूँ। इज दैट हाउ इट इज डीना, व्हेन अ गर्ल इज ड्राइविंग रैश कार, इट्स लाइक लड़कों की तरह ड्राइव करती है? देखिए रैश ड्राइव खुद ही कह दिया कि रैश ड्राइव करती है ना, तो वो लड़कों की तरह होता है। तो मुझे तो बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं कि भाई क्या अच्छी बेहतरीन गाड़ी चलाती हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि ख़वातीन की ड्राइविंग से लोग घबराते हैं, डरते हैं, फैक्ट है, बचते हैं। मैं अगर फैक्ट की बात करूं तो दुनिया में, सॉरी डीना, वी हैव अ गेस्ट हियर, ये सवाल उनसे है। Go ahead, please. जी जी। सो दुनिया में फैक्ट है कि बहुत कम परसेंटेज है वुमेन ड्राइवर्स का, बट जो कम परसेंटेज है लाइक इट्स अबाउट 13% अक्रॉस द वर्ल्ड जो वुमेन ड्राइवर्स हैं, उन 13 में से तकरीबन 80% वुमेन्स वो हैं जिनको गाड़ी
चलाने का कॉन्फिडेंस नहीं होता। वो कॉन्फिडेंस की वजह से सही गाड़ी नहीं चलाती, वो स्लो चलाती है या रॉन्ग साइड पे चलाते। ताकि मैं कहूँगा कि इस पे जेंडर अगेन कोई ऐसी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, बट कॉन्फिडेंस दैट इज अ नेचुरल कॉन्फिडेंस नहीं है। और दूसरा एक फैक्ट और है जो इंटरनेशनल फैक्ट है कि जिनकी हाइट छोटी होती है वो अच्छे ड्राइवर नहीं होते, क्योंकि उनको बोनेट से आगे कुछ नजर नहीं आता। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा नहीं, मैं एक सवाल बोनेट से आगे कौन देखता है? मेरा सवाल है, आप 14 साल की उम्र से ड्राइविंग कर रही हैं, आप ये बताएं कि आपको अभी तक ब्रेक का नहीं पता चला कहाँ है? क्यों? क्योंकि जब खवातीन ड्राइवर जब चला रही होती हैं तो बस एक धस करके एक आवाज आती है और उसके बाद वही ब्रेक होता है खवातीन इसको भी मैं एक चीज मैं डिफाइन करती हूँ उस चीज के लिए। बाज जो कहते हैं कि भाई कुछ औरतें कॉन्फिडेंट नहीं होती, मैं मानती हूँ, होता है, ऐसा होता है, बहुत सारी होती हैं, लेकिन उसमें क्या होता है, एक खवातीन वो होती हैं जो शौक से अपनी ड्राइव करके आती हैं और वो ड्राइविंग करती हैं और मर्दों को भी पीछे छोड़ती हैं। एक वो ड्राइवर होते हैं जैसे आप जैसे हजरात होते हैं जिनकी बीवियां घर पर होती हैं और उन्हें अपने ऑफिस में बैठना होता है और अपनी बीवी को वो काम सौंपते हैं। नहीं भाई, बहुत हमने वैन्स और ड्राइवर्स को दे दिए तो आप उसको प्रेशर करते हो कि भाई आप ड्राइविंग करो। तो क्या होता है, वो बेचारी घबराई हुई घर की बंदी जिसको शौक भी नहीं होता, सिर्फ अपने मियाँ की हेल्प के लिए वो ड्राइविंग करती है। तो क्या होता है, अब पीछे से 4 जो मर्द होते हैं जो सो कॉल्ड किसी और के हस्बैंड होते हैं, वो उसको हॉर्न दे के परेशान कर देते हैं। तो क्या होगा, बेचारी घबरा जाती है। तो अब उन्हें 7 मिनट लगाए, अगर वो यही करते 7 में ओवरटेक कर लेते आराम से। और इस चीज को इतना ना सोचते, ओह औरत है, अगर वही मर्द कर रहा होता हल्का सा गाड़ी पे डेंट ही आएगा ना, आप क्यों परेशान कॉन्फिडेंस की आप बात कर रहे हैं। ऐसे तो जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, इक्वालिटी की बात करते हैं, तो बिल्कुल सेम रोड पे। फिर अगर ऐसा हो, आप कहते हैं कि बिल्कुल ही कुछ ना हो, तो अलग से लेन बना देनी चाहिए रोड पे। नहीं, इक्वल राइट्स की हम बात करते हैं। वुमेन एम्पावरमेंट मींस इक्वल राइट्स, तो इक्वल हमारे लिए भी लेन होनी चाहिए। आप जो कॉन्फिडेंस की बात कर रहे थे, अ लॉट ऑफ टाइम्स वुमेन डोंट हैव द कॉन्फिडेंस टू ड्राइव बिकॉज मर्द हजरात रूल्स ही नहीं फॉलो कर रहे होते। एक बंदी कॉन्फिडेंटली गाड़ी रोक दे, उसको पता है कि ये सिग्नल बंद होने वाला है, मैं रुक जाती हूँ। वो इसलिए घबरा जाती है बिकॉज जो बाइकर्स हैं या जो लोग सिग्नल तोड़ के लॉ अबाइडिंग सिटीजन्स नहीं होते, उसकी का वो आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। रिसेंट एक रिपोर्ट है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की, जिसमें उन्होंने जो फैटल एक्सीडेंट्स है उसके पे एक रिपोर्ट शाया की थी। तो उसका ये कहना था कि दुनिया में जो सबसे फैटल इंजरीज होती हैं या एक्सीडेंट्स होते हैं वो मर्दों के ही होते हैं जी। और 2020 एक मिनट किस वजह से होते हैं? उसमें बहुत सारे एक्सीडेंट्स का रीजन ये होता है कि जो कंफ्यूज वुमेन ड्राइवर्स होती हैं वो अचानक से ऐसी ब्रेक लगा देती हैं कि फिर वो मेन ड्राइवर को खाई के नीचे ही जाना पड़ता है। तो अगर आप रोड पे डिस्टेंस रखें, क्या वैसे आपको पता है ना, देखिए यहाँ तो केस जो है ना खत्म हो जाना चाहिए, जो डेटा आपने दिया ना। नहीं। अच्छा मैं आपसे, देखिए मैं शिकवा मेरा ये, अच्छा एक और चीज मेरा शिकवा आपसे, एक शिकवा नहीं, शिकवा ये है भाई, एक डेंट ही लगेगा ना गाड़ी पे। क्या हुआ, आपकी गाड़ी अगर 80 लाख रुपए की है या फिर आपकी 1 करोड़ की गाड़ी है या आपकी 50, एक छोटा सा डेंट है, 30-40 हजार रुपए लगेंगे। आप क्यों तंग करते हैं खवातीन को? अगर उन्होंने हल्का सा मार ही दिया है नहीं तो फिर आप जाने दें उनको, क्यों आप रोक के कि भाई क्यों मार दिया डेंट? तो फिर हमें ये करना चाहिए कि इंश्योरेंस को आम कर देना चाहिए, मैंडेटरी कर देना चाहिए पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में। जब आप गाड़ी ले रहे हैं ना, उसकी इंश्योरेंस जरूर करवाएं, क्योंकि कोई वुमेन ड्राइवर आपको पीछे से आके हिट करेंगी ताकि आपको 30-40 हजार रुपए का नुकसान ना हो। अच्छा, और आपको एक इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट बताता हूँ कि पूरी दुनिया में वुमेन ड्राइवर्स जब इंश्योरेंस करवाती हैं, पाकिस्तान में तो बहुत कम पेनिट्रेशन रेट है, अगर हम ओवरऑल पेनिट्रेशन रेट की बात करें तो उन पे कम प्रीमियम चार्ज होता है एज कम्पेयर टू मेल। बिल्कुल। तो ये ऐसा नहीं है, आवाम को पता है, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि वो एक्सीडेंट नहीं करती, पता है। वो क्योंकि फैटल इंजरीज नहीं करती, वो कंफ्यूज्ड होती हैं, स्लो होती हैं, थोड़ी इंजरीज हो जाती है, लाइट टूट जाती है। बार-बार कह रहे हैं, आपके कॉशियस होती हैं, इसलिए एक्सीडेंट्स बहुत ज्यादा जो भी कह लें। अच्छा डीना, ये बताइए, इज इट बेटर दैट जो खवातीन है वो छोटी उम्र से, जैसे जो भी ड्राइविंग की एज है उससे सीखे, या बड़ी हो के से इन योर 20s अगर वो गाड़ी सीखे, who will be the better driver? Obviously the younger one. Obviously the younger one because she has better experience. आपको पता है मैंने ड्राइविंग कैसे सीखी? मैंने ड्राइविंग, वो जो रेसिंग के गेम्स होते हैं ना, वो खेलते खेलते जीती। उसके बाद मैं स्कूल गई, ड्राइविंग स्कूल भी गई।
फिर आप रेसिंग ही करती रहे हैं। मैं आज तक रेसिंग करी हूँ। मुझे ये आप बताएं कि क्या पानी चेक करना भी होता है जब ड्राइविंग करते हैं? तो गाड़ी का पानी चेक करते हैं, रेडिएटर हीटअप हो जाता है, ऑयल भी चेक करना होता है। वो फिर आप हस्बैंड से ही कहती है देखो जरा ये गाड़ी बंद हो गई, सीज हो गया, भाई तुम ऑयल तो चेक करा लो। ऐसे नहीं आवाज देते, बिल्कुल जो भी होता है खुद देखते हैं। मियां ने एक दफा बता दिया कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले पानी, ऑयल सब चेक करना है। तो जाहिर सी बात है, मैं मैकेनिक थोड़ी पैदा हुई थी, मियां को पता होता है, वो मैकेनिक के पास जाते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई आप पानी चेक करो। जाहिर सी बात है वो नहीं होते घर पे, आप अपनी ले आते हैं, हम अपनी गाड़ी को देखना होता है। तो बहुत सारी बात ऐसी भी होती है, कभी मियाँ आउट स्टेशन है या कहीं गए हुए और आपको कभी कभी मैकेनिक के पास भी खड़ा होना पड़ता है अगर प्रॉब्लम है, तो उसके लिए बेचारगी का वो नहीं करना चाहिए। मेरा बस मैसेज ये है कि खवातीन को ना हर वक्त मतलब टारगेट ना करें। ये खवातीन आपसे ज़्यादा, और उनको कितना स्ट्रेस भी होता है बाज़ खवातीन को, जो घर बाहर सब वो सब कुछ कर रही होती हैं। क्या पता वो बेचारी डरी हुई है, वो हॉर्न सॉर उछल रही है। मियां साहब घर में अलग स्ट्रेस दे रहे हो और जो बाकी दूसरों के मियां हैं वो अलग ले रहे हैं। अच्छा ये बताइए, मेरा एक सवाल है, मजलूम तबका, मेरा एक सवाल है, मजलूम तो रहने दें, कौन सी स्पीशीज है मेरा दुनिया में? सवाल आप देखिए इन्होंने अभी मेरा सवाल ये है, ट्रैफिक पुलिस जो खड़ी होती है उनके पास कभी खवातीन क्यों नहीं नजर आई? क्योंकि वो सिर्फ मर्द हजरात का ही चालान मैं बता रहा हूँ, इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब ये है कि अगर किसी खातून को रोक लें, वो गलती से रोक लें, मजाल है, तो वो काट सके उनका चालान। पहले तो खातून जो है ना वो नाक में दम कर देती है और कहती है नहीं मैं तो नहीं करूंगी। बेल्ट का है, अब आप देखिए सबसे ज्यादा फॉलो करती खवातीन, ये बात मैं ये नहीं कह रही, सीट बेल्ट उनकी लगी होती है, उनको ये पता होता है मोबाइल वो नहीं इस्तेमाल, लेकिन आप ये नहीं कह सकते। मैंने कितने मेल्स को देखा है जो गलत पार्किंग करते, यूं आए, अभी ये सामने शॉप है, उन्होंने सर्विस रोड पे यूं ही लगा दी। चालान हुआ आपका कभी? जी नहीं, क्योंकि मैंने कभी ऐसे रूल तोड़े ही नहीं है कि मेरा चालान हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा चालान हुआ था एक दफा और उसमें भी गलती मेरी नहीं थी। डीना आपसे भी हम पूछेंगे, एज ए ड्राइवर आपका कभी चालान हुआ है? मल्टीपल टाइम्स। डीना हम ऑटो रोड क्रॉसिंग रोड पे नहीं कर सकते, तो इसलिए मल्टीपल टाइम्स होना ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। अच्छा, अ लॉट ऑफ टाइम्स अभी जैसे actually because my car is tinted, so I get challans for my. So it's not because you're a bad driver, it's because your car is tinted. देखिए जी, होता है हम पे ये लगाए जाते हैं। सच बोला ना उन्होंने सच बोला। जो भी बात है, अब मैंने सीखी किस पे थी आपको पता है? बताइए। फॉक्सी पे। एक तो बच्ची, ऊपर से फॉक्सी, तो वो वैसे लोग डर के रोड में जगह दे देते थे। यही डर तो है, डरा के रखा हुआ है, यही डर है। हम इसी पे खुश हो जाते हैं कि भाई चलो डरे में मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, मैं इतना बड़ा रिस्क ले रहा हूँ, यकीन करिए मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ ना, मुझे भी ये डर है, अंदर से मेरा दिल धक धक कर रहा है कि मैं ये बड़ा डेयरिंग काम कर रहा हूँ मैं। बिल्कुल ऐसे आपको अभी बच के निकलना चाहिए, रोड पे आप नजर आएंगे। थैंक यू सो मच डीना, आपने हमें ज्वाइन किया, नाजिया आपने हमें ज्वाइन किया, पटेल साहब ने हमें, कपिल आपने हमें ज्वाइन किया, कपिल कुमार ने ज्वाइन किया। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग टॉपिक और आई थिंक इसका कंक्लूजन यही बनता है एक जनरलाइज्ड ओपिनियन में कि खवातीन बेहतर ड्राइवर। अच्छा ठीक है, चलो मान लिया जी, हम तो मर्द वो हैं, जीतने के बाद भी हम कहते हैं कि चलो तुम जीते। अच्छा एक इस पे थोड़ा सी जीतने वाले को हार पहनाया जाता है। हमने लाइटर नोट पे ये बात की थी, इस डिस्कशन का ताल्लुक जरा सा थोड़ा सा मतलब एंजॉय करना भी था। हाँ, क्योंकि हम विमेन एम्पावरमेंट की हमेशा बात करते हैं, मर्द और खवातीन एक दूसरे के शाना बशाना चल के ही आगे बढ़ सकते हैं, और तो इसका ताल्लुक इससे नहीं था। कोई भी गाड़ी चलाए, लॉज को अबाइड करे, सीट बेल्ट पहने, हेलमेट पहने, रुके ब्रेक पे, सेफ ड्राइविंग करे, ठीक है ना? तो बेहतरीन हो गया। थैंक यू सो मच हमारे गेस्ट का। कल एक बार फिर मैं और ज़ुहैब दोबारा आपके सामने तशरीफ लाएंगे नए न्यूज़, नए व्यूज़ के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। हैव अ लवली डे। अल्लाह हाफ़िज़।